हाईकोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है ये तो आप सभी लोगों ने अपनी एनसीईआरटी और पॉलिटी की एडवांस बुक्स में पढ़ा ही होगा। लेकिन एक और टॉपिक है हाईकोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो बहुत ज्यादा जरूरी है और हाल ही में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस दी हैं और वो है कि जो रिटायर्ड हाईकोर्ट के जजेस होते हैं क्या उन्हें भी एडॉक जजेस की तरह टेम्परेरी पीरियड के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। जी हां, जब भी ऐसा होता है कि हाई कोर्ट में अगर जजेस के अपॉइंटमेंट में देरी हो रही हो या फिर कुछ सीट्स वैकेंट हो गई हो या फिर कोई हाई कोर्ट का जज किसी भी एटसेट्रा कंडीशंस की वजह से अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर पा रहा हो या फिर हाई कोर्ट के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया हो या फिर वर्क बहुत ज्यादा पेंडिंग हो गया हो केसेस के नाम पर, तो इन सभी परिस्थितियों में एडॉक जजेस को हाई कोर्ट में अपॉइंट किया जा सकता है, वो भी एक टेम्परेरी पीरियड के लिए। और इसकी क्या प्रोसेस होती है, क्या रिकमेंडेशन होता है, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के केसेस निकले हैं, क्या ऐसे कोई एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसमें आज तक हम लोग देख चुके हैं कि एडॉक जजेस को अपॉइंट किया गया है, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें एडॉक जजेस के एक टेम्परेरी अपॉइंटमेंट की, तो सीधे सीधे यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आर्टिकल नंबर 224 ए की बात करें तो इसमें जो बेसिकली रिटायर्ड जजेस हैं उनको आप एडॉक जजेस बना सकते हो अगर परमानेंट अपॉइंटमेंट में किसी भी तरीके की देरी हो रही है। और इसी पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को याद करते हुए 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो एडॉक जजेस होते हैं आर्टिकल 224 ए के तहत इनका जो अपॉइंटमेंट होता है उसकी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक जो हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज है वो भी एडॉक जजेस के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है आर्टिकल नंबर 224 ए में। वैसे तो अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस की बात करें तो उसमें यह पॉइंट देखने को मिलता है कि अगर कोई भी एक बार जज रिटायर हो जाता है तो वो दोबारा जज नहीं बन सकता या फिर लीगल प्रैक्टिसेस भी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जहां पर एक्सेप्शंस हैं। अब मान लीजिए कि अगर एडॉक जजेस को यहां पर अपॉइंट करना है तो सबसे पहले यहां पर जो चीफ जस्टिस हैं हाईकोर्ट के, वो बेसिकली उस पर्टिकुलर जज का जिसके बारे में बात की जा रही है एडॉक जज के अपॉइंटमेंट के नाम पर, उन पर्टिकुलर पर्सन का यहां पर नाम सजेस्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं और इसके बाद स्टेट लेवल का अप्रूवल चाहिए होता है। यानी कि उस नाम का प्रपोजल उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास जाता है और फिर चीफ मिनिस्टर यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास उस पर्टिकुलर सिचुएशन को पहुंचाते हैं और फिर सेंट्रल लेवल पर इसका कंसल्टेशन होता है और यूनियन लॉ मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करते हैं कि इन पर्टिकुलर पर्सन को हम एडॉक जज के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज आपको यह देखनी पड़ेगी कि यहां पर एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता। ये तो हम लोगों ने कंसल्टेशन या एडवाइस की बात की है, लेकिन अगर आपको फाइनल अपॉइंटमेंट करना है तो कॉलेजियम सिस्टम से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूनियन लॉ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व पूरी तरीके से हो जाते हैं कंसल्टेशन की प्रोसेस के अलावा, तो ये सीधे सीधे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल नंबर 50 का वायलेशन करता है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का पूरी तरीके से सेपरेशन होना चाहिए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में हमें लोक प्रहरी केस देखने को मिलता है जिसमें सेक्रेटरी एस.एन. शुक्ला जो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 में साफ तौर पर यह वर्डिक्ट देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एडॉक जज का भी आपको अपॉइंटमेंट करना है तो यहां पर कॉलेजियम सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि जो फाइनल रिकमेंडेशन है वो 3 जजेस मिलकर देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज। और फाइनली ये जो रिकमेंडेशन है प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है और प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर फाइनली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इस पर सिग्नेचर करके अपना अप्रूवल देते हैं और एडॉक जज का अपॉइंटमेंट पूरी तरीके से हो जाता है। अब यहां पर सबसे पहले कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आप एडॉक जज को अपॉइंट कर सकते हैं। इस कंडीशन का भी क्लैरिफिकेशन इसी 2021 के लोक प्रहरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। उदाहरण के तौर पर अगर यहां पर वैकेंसी जो है वो बेसिकली 20% से ज्यादा हो जाती है या फिर रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है किसी भी तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें करीबन करीबन कई बार 2 से 3 साल लग जाते हैं, या फिर अगर वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इन द सेंस हाईकोर्ट के पास जितने टोटल केसेस हैं उन टोटल केसेस का 10% से ज्यादा अगर केसेस में पेंडिंग हो जाता है और वो पेंडिंग पीरियड 5 साल से ज्यादा हो जाता है, तो यहां पर बेसिकली एडॉक जज को अपॉइंट कर सकते हैं।
और यहां पर आर्टिकल 224A जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब इनका अपॉइंटमेंट कर ही रहे हो तो फिर किसी डिस्ट्रिक्ट जज, सबऑर्डिनेट जज या फिर किसी एडवोकेट को ही आप परमानेंटली हाईकोर्ट का जज बना देते अपॉइंटमेंट करके। प्रॉब्लम यह है कि उसकी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होती है, कंसल्टेशन एडवाइजर प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होती है, जिसमें आपको 2 से 3 साल का टाइम लगता है। अब यहां पर अगर ऑलरेडी आपके पेंडिंग केसेस 5 साल के हो चुके हैं और 3 साल आप फिर से वहां पर उनको लगाएंगे किसी नए जज को अपॉइंट करने में, तो सीधे सीधे ये तो 8 साल हो गए। और हमें पता है कि यहां पर जब कोर्ट के चक्कर लगते हैं तो कितने लंबे लगते हैं, यानी कि 2-3 साल और लग जाएंगे उस केस को सॉल्व करने में। तो 5 साल पहली पेंडिंग था, 3 साल अपॉइंटमेंट होगा, फिर 3 से 4 साल केस चलेगा, यानी कि जस्टिस सर्व करने में 12 साल लग जाएंगे। और जस्टिस अगर सर्व करने में डिले होता है तो वो जस्टिस नहीं कहलाता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व जल्द से जल्द किया जा सके, इसलिए आर्टिकल 224 क्लॉज ए में अडॉक जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो दिया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि कितने साल तक दिया जाता है, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ एडॉक जजेस के अपॉइंटमेंट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर 1972 में जस्टिस सूरज भान को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एडॉक जज जो है सिर्फ 1 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, क्योंकि इलेक्शन की पिटीशंस बहुत ज्यादा हो गई थी। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर जस्टिस पी वेणुगोपाल, इन्हें भी 1 साल के लिए 1982 में बेसिकली लाया गया था, क्योंकि इनका इस टाइम पे मद्रास हाईकोर्ट का जो वर्कलोड है बहुत ज्यादा हो गया था। 1 साल के लिए इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया था। फिर वहीं अगर जस्टिस ओपी श्रीवास्तव की बात करें तो 2007 में भी इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो एडॉक जज है वो बनाया गया था, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं जैसे अयोध्या का केस जो है उस टाइम पे चल रहा था। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हाईकोर्ट के जजेस को ऑलरेडी यहां पर अपॉइंट किया गया था कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। अब एडॉक के जजेस के अलावा कुछ और अदर तरीके के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो हाईकोर्ट से रिलेटेड होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक्टिंग चीफ जस्टिस, मान लीजिए कि आपके स्टेट में कोई हाईकोर्ट है, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर हो चुके हैं, नए चीफ जस्टिस अभी बनने बाकी हैं, या फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुके हैं, इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी। तो इसमें यह बोला गया है कि आर्टिकल नंबर 223 के तहत किसी भी एक हाईकोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो बनाया जा सकता है अलग अलग पर्टिकुलर सिचुएशन में, जैसे कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सीट अगर वैकेंट हो चुकी है, या फिर वो बीमार है, या पूरी तरीके से एब्सेंट है। तो इसमें प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस हाईकोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज रहते हैं, चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं एक्सपीरियंस के नाम पर, उन्हें एक्टिंग चीफ जस्टिस यहां पर बना दिया जाता है। नंबर 2, दूसरा एक होता है एडिशनल जज। अब एडिशनल जज में आप क्या कर रहे हो कि मान लीजिए कि अगर आपके हाईकोर्ट में जजेस की जो टोटल संख्या है वो 30 है, 30 है, लेकिन इसके अलावा अगर आप एक और ऐड करते हो तो वो एडिशनल जज कहलाएगा। इसमें डिफरेंस समझ लीजिए। अगर हाईकोर्ट में मान लो आपके स्टेट हाईकोर्ट में फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल डेटा है 30 जज हैं, 30 में से एक जज जो है वो बीमार पड़ चुके हैं, उनकी जगह कोई आप एक लेके आ रहे हो तो नंबर तो बढ़ा नहीं, तो ये एडॉक जज कहलाता है। लेकिन 30 के 30 प्रेजेंट है, अवेलेबल है, ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, उनके अलावा अगर आप 31वां 32वां 33वां लेकर आते हो तो वो एडिशनल जज कहलाता है। इसका भी प्रोविजन आर्टिकल नंबर 224 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। और जो मैक्सिमम पीरियड है एडिशनल जज का अपॉइंटमेंट का, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली 2 साल हो सकता है, और वो इसलिए क्योंकि जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है फॉर एग्जाम्पल। इसके अलावा एक एक्टिंग जज भी होता है, इसका भी प्रोविजन आपको आर्टिकल 224 क्लॉज 2 में ही देखने को मिलता है, और इनका भी जो बेसिकली टेन्योर है वो टेम्परेरी होता है, मैक्सिमम 2 साल के लिए ही होता है। अगर वैकेंसी ज्यादा हो गई है या फिर जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा हो गया, एलिजिबिलिटी इनकी सेम ही रहेगी कि कोई पर्सन हाईकोर्ट का जज बनने के लिए यहां पर क्वालिफाइड होना चाहिए। और इसका टेन्योर या लिमिटेशन याद रखिएगा, या तो मैक्सिमम 2 साल के लिए, या तो वो 62 का हो जाए एज में। इन दोनों में से जो चीज पहले आ जाएगी उसमें बेसिकली उनका रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक एमसीक्यू है, कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की। सवाल है, विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस इन हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 224 क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, consider the following statement. Number 1, ad hoc judges can only be appointed with the consent of both president and the retired judge. Number 2, ad hoc appointments are made for a fixed term of 5 years. The Supreme Court Collegium plays no role in recommending ad hoc judges appointment. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, ए बी सी या डी? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना और जानना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है और आपके जीएस पेपर 2 के पॉलिटी के कंसेप्ट को और आसान तरीके से आपके सामने पेश कर सकता है, तो उसके लिए
चहल एकेडमी के साथ लगातार जुड़े रहिए और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल. This is Anubhav Dipani signing off. I will see you in the next video. Thank you very much.